न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 25-26 साल से तहरीक इंसाफ के लिए काम किया। और अगर एक चीज़ बताता चलूं कि 2020 में इन्होंने 371 दिन का रिकॉर्ड कायम एक धरना दिया था तहरीक इंसाफ के लिए। अब उसमें यह समझ में आज तक मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन आज तक मेरे ये समझ में नहीं आया कि जब भी मैंने सवालात किए तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, लेकिन आखिर उन लोगों से इनकी आज तक नहीं बनी जो कराची के ज़िम्मेदारान थे। आज आखिर वो लोग कहाँ गए? 14 मई के बाद, 14 मई थे ना सर, 9 मई के बाद वो लोग कहाँ चले गए, किस बिल में चले गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं। लेकिन इन्होंने खान साहब का दामन नहीं छोड़ा और उस वक्त भी खान साहब का ही दामन पकड़े हुए थे जिस टाइम खान साहब को लोग छोड़कर जा रहे थे। लेकिन ऐसे बुरे वक्त पे इन्होंने उनका साथ दिया। उसके बाद तहरीक तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरीके से सोशल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कैंप लगाना हो मरीज़ों के लिए, कैंप लगाते हैं जगह जगह, राशन भी इन्होंने काफ़ी जगह, इसका मैं ख़ुद गवाह हूँ इस चीज़ का। जबकि आपको पता है कि मैं इन्हीं बातों में या तो मैं बदनाम हूँ या पहचान मेरी यही है, क्यों कि ना ही मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी है ना ही दोस्ती है। सहाफ़ी के लिए हर शख्स बराबर होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ दालिया साहब, जो कि 26 सालों से तहरीक इंसाफ का दामन पकड़े हुए हैं और आज इन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा कि असल कहानी क्या, आखिर अब क्या चाहते हैं, क्या तहरीक इंसाफ को इन्होंने भी अलविदा कह दिया या नहीं। आइए चलता हूँ यूसुफ दालिया के पास। यूसुफ भाई, ये बताएं कि 2020 में आपने 371 दिन का धरना दिया था, जो कि हमारे ख्याल में मेरी 25 साल की सहाफ़त में एक रिकॉर्ड कायम किया था आपने। और जब भी हमने आपसे सवाल किए तो आपने कहा मैं खान का शहदाई हूँ, लेकिन कराची के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे आपको दुश्मनी थी। ऐसा क्यों? उसके बाद उसके बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें क्या देखते हैं और क्या कहेंगे आप और क्या? सबसे पहले तो असलम भाई, आपका और CNBC जो आपका चैनल है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे यहाँ पर आज दावत दी। असलम भाई बात यह है कि वो जो धरना जिसके आप ख़ुद भी गवाह हैं, और उस धरने को हमने दिया भी कराची प्रेस क्लब के बाहर ही था, ताकि एक गवाही के तौर पे सहाफ़ी जो है उस वक्त के इस चीज़ को विटनेस करें कि उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बैठना और अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात बकौल उनके हमारी तरफ से, तो वो पूरी जो है वो एक कयास आ रही थी और एक निचोड़ था कि हम जो है वो जो सूरत हाल देख रहे हैं। तो आज 2020 का जो धरना और उससे की गई जो बातें हैं, आज 2024 में आप भी इसको विटनेस करेंगे कि आज पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई। और ना सिर्फ तितर बितर हो गई, बल्कि उन लोगों ने जिनको हम खान के आस्तीन का सांप कहते थे, वो आज देखें बाहर हैं और उन्होंने खान साहब को जो अनफॉर्चुनेटली वो अंदर करवा दिए। ये निशानदेही आप उस टाइम भी करते आ रहे थे, लेकिन आपकी उस टाइम सुनी नहीं गई। हाँ, सुनी नहीं गई। सुनी इसलिए नहीं गई कि अगर वो सुनी जाती तो उन लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं जिनके ख़िलाफ़ हम बात कर रहे थे, चाहे उसमें गवर्नर सिंध हो या उस वक्त के मौजूदा जो है वो सिंध के सदर थे या कराची के सदर थे। तो उन सब के ऊपर ही जो है वो हमने ये एतराज़ किया था कि सियासी तौर पे जब वर्कर जो है वो अपने इलाके को, अपने मुतल्लिका जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको वो लीड कर रहा होता है, तो उसको ग्राउंड लेवल से लेके और ऊपरी सतह आने तक जो है मेहनत और एक अवामी जो ताकत होती है या आवाम के अंदर रह के उसको लोगों की खिदमत करने का जो मौका चाहिए होता है, वो मौका जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और मिला, तो उसके बाद जो लोग इस पर काबिज़ हो गए, उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक कि मैं आपको कहूँ कि उनका बस नहीं चल रहा था कि वो खान साहब की सीट पे भी बराजमान हो जाते वज़ीर आज़म की,
और आज भी वो देखें, अगर आप इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो अपर लेयर है या अपर जो क़यादत है, तो 26 साल 27 साल का अरसा मुझे गुजरा इस पार्टी के अंदर। पहली पार्टी है मेरी अपनी ज़िंदगी में, पॉलिटिक्स मैंने कभी की नहीं थी, ये पहली पार्टी है जो ज्वाइन की। और आज भी हम इसके साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि बुरे वक्तों में अगर साथ छोड़ दिया तो फिर हम पार्टी के नज़रियाती वर्कर ही नहीं है, और अगर अच्छे वक्त को देख के हम पार्टी के साथ हाँ में हाँ मिला लेते, जैसे अगर हमने वो धरना ना दिया होता, हाँ में हाँ मिला लेता, तो शायद मेरा भी कहीं ना कहीं MNA या MP का कोई टिकट निकल आता या मुझे भी किसी सतह के ऊपर बिठा दिया जाता। मगर नज़रियाती वर्कर होने की बुनियाद पर हम इस पार्टी में आए थे। तो वो तमाम लोग, असलम भाई आपने देखा कि 9 मई के बाद कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए, कुछ लोगों ने सियासत छोड़ दी, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना ली है, उसमें शामिल हो गए। तो उनका नज़रिया नहीं था। हम उस वक्त यही जिक्र करते थे। आपने मेरा ख्याल है धरने पे 371-72 दिनों के अंदर मेरा ख्याल है आपने सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड आप ही का था, जिन्होंने इंटरव्यू किए थे मेरे, हम एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल हो रहे थे। तो एक ही बात मैं रिपीट कर रहा था बार बार कि इन लोगों का नज़रिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जब भी देखें 2018 और 2022 के दरमियान जो हुकूमत चली तहरीक इंसाफ की, उसमें अगर कोई आदमी ये कह दे कि जी हमने PTI के होते हुए जो है वो किसी आवाम के लिए कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट या कोई बड़ी खिदमत कर ली है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, उसके बरक्स ये है कि जो नज़रियाती वर्कर है वो पार्टी के मंशूर को देख के आया, तो उसने ये उसके जहन में ये बात थी कि हम अगर इमरान खान जैसा लीडर आता है तो लाजिमी बात है कि उसने एक पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपना जो भी कंट्रोल था या उसको जो भी मंशूर के मुताबिक काम करना था उसने वहाँ करना था। निचली सतह के ऊपर जो है वो मेरे जैसा कारकुन या दूसरे जो कारकुन थे, जो नज़रियाती लोग थे, उनका काम था कि उन्होंने आवाम तक जो है उसको डिलीवर करना था, जो आवाम से वादे हमने किए थे मंशूर की बुनियाद पर। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसके बाद जो एक टोला था, वो टोला ये था कि वो जो आस्तीन के सांप थे या जो माफिया थी, वो माफिया का किरदार ये था जो आपने 9 मई के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर आपने देखा। बेसिकली 9 मई का जो इंसिडेंट था वो PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ट्रैप हो गई। वो ट्रैप इस तरह से हुई कि उन्होंने जो है वो ना किसी का जो है वो लिहाज किया, ना इदारों का लिहाज किया, और एक तैयारी आप उसको कह लें कि एक तैयारी चल रही थी काफ़ी अरसे से, जो इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को मुश्तैल किया जाना, और फिर इसके बाद जो है वो एक गलत बुनियाद के ऊपर, क्योंकि हम जब पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे जो हैं, चाहे वो फ़ौज हो, अदलिया हो, मीडिया हो या दूसरे जितने भी इदारे हैं, वो सारे इदारे अगर मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होता है। और पाकिस्तानी फ़ौज का तो अव्वलीन किरदार है, पाकिस्तानी फ़ौज को तो पूरी दुनिया मानती है। तो हम उस फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी थे नहीं, हमारे मंशूर के अंदर कभी ये शामिल नहीं था कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएंगे। तो वो क्या वजूहत थी? वो वजूहत ये थी कि जो खान साहब के आगे पीछे जो अपॉर्चुनिस्ट थे, जो मौका परस्त लोग थे, उन्होंने एक मौका निकाला और खान साहब को उस ट्रैक के ऊपर डाल दिया कि हमें उनके होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने खान साहब को आज जहाँ पहुँचाया है वो आप लोगों के सामने। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा हुआ, 9 मई के अंदर PTI ट्रैप हुई और वो काम करवाया गया या किया गया जिसकी बुनियाद जो है वो कहीं पार्टी के अंदर मौजूद ही नहीं थी। अब उसके बाद ये कहना, मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर उसके बाद ये कहना कि 9 मई में जो है वो हमारी पार्टी मुलविस नहीं थी, ये 100% एक्यूरेट बात नहीं है। इसको आप आधा समझ लें कि सच है और आधा झूठ है। मैं आरिफ अलवी की जो कॉल रिकॉर्ड की गई, उसमें क्या आरिफ अलवी खुद चाहते थे कि PTI ख़त्म हो? देखें, आरिफ अलवी साहब जो है वो हो गए या इमरान इस्माइल हो गए, मैं सिंध के, चूँकि सिंध से ताल्लुक़ है तो सिंध की सतह पे बात करूँगा। तो आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक़ कराची से, सिंध से। तो आरिफ अलवी साहब जो है उनकी एक कॉल जो है वो आपको याद होगी जब पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने किया था और PTV के ऊपर जो हुआ था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने अपने राह हमवार करने के लिए, यानी कि आरिफ अलवी साहब ने क्या किया, वो बन गए सदर पाकिस्तान, इमरान इस्माइल ने क्या किया, वो बन गए गवर्नर सिंध। तो इन्होंने अपनी राह हमवार करने के लिए, अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करने के लिए ओहदे एक दूसरों में बांटे, और फिर इसके बाद जो इन्होंने उस सतह पर पार्टी को ले जाकर छोड़ा है। अब आज आरिफ अलवी साहब कहाँ हैं? अगर वो सदर पाकिस्तान थे, मुझे तो उस वक्त भी डाउट था कि वो पार्टी के फेवर में कम और पार्टी के अगेंस्ट ज़्यादा काम कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे शवाहिद भी हैं। आपने भी उनका एक टेन्योर देखा ही 5 साल का। तो बहरहाल अब बात यह है कि उस वक्त जो है वो चूँकि एक आप समझें कि हनीमून पीरियड चल रहा था, हुकूमत चल रही थी, तो किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं था या शायद वो पलट के देखना नहीं चाहते थे, आगे की सतह पे सारे जा रहे थे। तो मैं उस वक्त ये बात कर रहा था धरने के ऊपर से, तो अगर वो बात सुन ली जाती, और शायद सुनी भी गई थी, मगर वो चूँकि बात ऐसी थी जो कड़वी थी, सच थी और कड़वी थी,
तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसको टेकअप नहीं किया गया। अगर वो टेकअप कर लिया जाता तो आज शायद हालात जो है वो मुख्तलिफ होते और पार्टी की जो सतह है जो इस वक्त एक आप समझ लें कि 9 मई के बाद से जो सूरत हाल है, एक आम आदमी की सपोर्ट, एक आम आदमी का प्यार खान साहब से, एक आम आदमी का जो PTI के लिए जज्बा था, खुसूसी तौर पर यंगस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, तो वो सारे के सारे जो हैं वो काफ़ी मायूस हुए इस रवैये को देख के। और बतौर सियासी कारकुन मैं आज भी ये मेरी ख्वाहिश है कि जब खान साहब ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी है, इदारा हमारा है, पाकिस्तान का इदारा है, फ़ौज हमारी है, तो सबसे पहले हमें ये ज़हन नशीन करना चाहिए असलम भाई कि पाकिस्तान है तो हम हैं, कोई पाकिस्तान से अबव नहीं है, पाकिस्तान से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कोई ये समझता है वो पाकिस्तान से ऊपर है, हालिया मिसाल जो मैं आपको दूं कि अरशद नदीम जो हमारे ओलंपिक्स में अभी मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल, सबसे पहले तो कौम को उसकी मुबारकबाद भी मैं देता हूँ। अब वो अगर गोल्ड मेडल लेके आए हैं तो वो कभी ये तो नहीं कह सकते कि अरशद नदीम जो है गोल्ड मेडल लाए। अरशद नदीम किसको जो है वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पाकिस्तान है तो अरशद नदीम का नाम हुआ ना। तो इसी तरह खान साहब भी जो है वो 92 का जब वर्ल्ड कप लेके आए थे तो पाकिस्तान की टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर कोई ये समझ ले कि मैं पाकिस्तान से अबव हूँ और पाकिस्तान में वो जैसा चाहे, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सियासी निज़ाम के अंदर जो है हाँ एक मुसल्लह जत्था जो है वो आके काबिज़ हो जाए। जैसे हम दूसरे मुल्कों की मिसाल है, अफ़गानिस्तान है, दूसरी जगहों पर हम देखते हैं कि मुसल्लह जत्थे काबिज़ हो जाते हैं किसी भी नाम से। ऐसा अगर करना था तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक सियासी जमात ना होती, मगर चूँकि सियासी जमात है तो हमें वो सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अगर हम ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, तो फिर हमें जो है वो फ़ौज से उस हद तक जो है वो दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि जिससे आज जो मुल्क के हालात हैं। देखें पाकिस्तान के अंदर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट जाके कोई एक्शन या कोई रिएक्शन दे रही होती है तो आप नोट कीजिएगा कि 2018 से लेके फिर इसके बाद 2022 तक, और 2022 में जहाँ हुकूमत को जो है वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हटाया गया, वहाँ से लेके आज तक पाकिस्तान की इकॉनमी को आप देख लें, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, एक बड़ा वैक्यूम आ गया पाकिस्तान की सियासत में। इसके अलावा समाजी सूरत हाल आप देखें, दूसरे मुल्कों से जो खारजी ताल्लुकात हैं वो देखें, तो वो बदस्तूर जो है वो अपनी जगह से वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो हमें मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की भलाई के लिए बतौर तहरीक इंसाफ के वर्कर मैं अपने तौर पे ये खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें फ़ौज के साथ अपने हालात और मामला जो है उनको बेहतर करना चाहिए। कि इंटरव्यू से ये लग रहा मुझे कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, फ़ौज है तो हम हैं, तो खान साहब भी इसी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, यही सियासत कर रहे हैं, इसी फ़ौज के साथ चलें। तो क्या आपका मकसद मेरा कहने की ये समझ कि खान साहब को चाहिए कि फ़ौज से बैठकर एक कंप्रोमाइज़ करें, अगर गलती है तो उसकी माफ़ी मांगे या जो हकीकत है उसको सामने लाएं। क्योंकि आज यूसुफ भाई आप खुलकर बोले कि मैं आपसे सवाल ज़्यादा नहीं करूँगा, आप अपनी हकीकत को बयान करें। असलम भाई मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात का मतलब ही यही है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देखें फ़ौज हमारी है, और ये मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, ये बात खुद खान साहब भी कह चुके हैं कि फ़ौज हमारी है, ठीक है ना। 9 मई के बाद भी इनका ये मुतअद्दिद बयान जो है वो आ चुके हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे। तो जब आप कहते हो कि फ़ौज मेरी है, अच्छा इस फ़ौज को जिस पे हमें फ़ख्र है, जो हमारा फ़ख्र है, आप किसी एक दो शख्सियात के ऊपर, अगर मिसाल के तौर पे अदलिया के अंदर जो है वो अगर एक शख्सियात जो हैं वो ऊपर की सतह के ऊपर, अगर मेरा उनसे जो है वो ज़हनी हमआहंगी अगर नहीं है, मैं उनसे मेरे जो उनके जो आप समझ लेंगे जो तसव्वुरात हैं, मैं अगर उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी अदलिया ख़राब हो गई। इसी तरह फ़ौज के अंदर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़ौज में कुछ 1-2 लोग या 4 लोगों से जो हाईएस्ट लेवल पे थे, अगर उनसे कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी तो हमें वो इक़दाम नहीं लेने चाहिए जिससे पूरी फ़ौज के ऊपर उंगली उठे। देखें ये फ़ौज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हमारा अज़ली दुश्मन जो है भारत, उसकी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई जो हमने 9 मई के ट्रैप के अंदर जाके कर दिया। और उससे किसका फ़ायदा हुआ? फ़ायदा देखें किसी का नहीं हुआ, फ़ायदा अब उसका हुआ जो हमारे दुश्मन है, वो खुश हुए उस दिन। अच्छा हमारे साथ क्या हुआ? हमने अपने मुल्क में अपनी फ़ौज का नुकसान कर दिया, अपनी फ़ौज के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाके हमने हमले कर दिए। 100% हम नहीं थे, मगर जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई हुई हैं चीज़ें, सोशल मीडिया वीडियो से भरा हुआ है, लोगों ने विटनेस किया है, आइडेंटिफाई। आज भी आप जाके वहाँ 9 मई को गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पे तो आपको लातादाद वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें लोग ये चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं। हमारे अपनी लीडरशिप इस चीज़ को इनकरेज कर रही है कि जी आप GHQ पहुँचें, आप कोर कमांडर हाउस पहुँचें या मियांवाली एयरबेस। तो हमें उस चीज़ को आज समझते हुए कि हमारे से ये एक गलती हो गई है, अपनी फ़ौज को जब हम अपना फ़ौज कहते हैं
तो इसमें क्या हर्ज है? अगर मैं मेरे घर के अंदर एक ये हमारा घर है ना पाकिस्तान, अगर घर के अंदर दो भाइयों में या दो आपस में इत्तेफाक नहीं है, ना इत्तेफाकी है, तो घर के बड़े ही मिलके उनको जो है वो आपस में, इधर उल्टा हो गया। यहाँ ये हुआ कि हमारे घर के अंदर जब झगड़ा हुआ दो भाइयों के अंदर, यानी कि फ़ौज में और पीटीआई के दरमियान, तो यहाँ उल्टा ये हो गया कि अपने ही घर के अफराद ने जो है वो मिल के खान साहब के उस तरीके से जो है वो ब्रेन वॉशिंग की है या उनको वो चीज़ें ला के दी हैं जिससे वो फ़ौज के बिल्कुल, अब इस वक्त जो पिक्चर आ रही है वो ये आ रही है कि पीटीआई जो है वो फ़ौज के बिल्कुल मद्दे मुकाबिला, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ौज के अंदर पीटीआई के जो कारकुन या वर्कर्स हैं उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने कई जान पहचान वाले हैं। हमें खुद इस 9 मई के वाक़े के ऊपर बड़ा अफसोस है, मगर ये कह देना कि जी फ़ौज से हम बिल्कुल किनारा कशी कर लें या फ़ौज के हम अगेंस्ट खड़े हो जाएं, कभी भी नहीं हो सकता। हम फ़ौज को कमज़ोर अगर करने जाते हैं या फ़ौज के कमज़ोरी के हवाले से कोई बात करेंगे तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली बात है। और कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ, खान साहब ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। अगर वो ये सियासी लीडरशिप के तौर पर देखें, पाकिस्तान के उभरते हुए और सबसे मकबूल तरीन लीडर के हिसाब से अगर आज सोचें खान साहब, तो मेरे ख़्याल में एक सियासी लीडरशिप की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अगर उससे कोई गलती हो गई है या वो समझता है कि मेरी किसी इक़दाम से या मेरे किसी के बात कहने की वजह से अगर लोगों के ये जज्बात उभरे थे और उन्होंने जज्बात में जाके ये सारा कर दिया, तो कोई बैद नहीं है, इंसान झुक जाता है, इंसान मुफाहमत करता है, इंसान बैठ के एक दूसरे से गिले शिकवे आपस में, भाई अगर नाराज़ हो जाएं तो गिले शिकवे दूर कर लें तो वो घर दोबारा हंसता बसता चल। तो मेरा ये ख्याल है कि आज इस लीडरशिप की जो है, आज इस लीडरशिप का इम्तिहान है कि आज अगर खान साहब बैठ के उनसे जो भी गिले शिकवे हैं वो अगर दूर कर लेते हैं तो ये खान साहब की पॉपुलैरिटी के अंदर मज़ीद इजाफा करेगा। और अगले इलेक्शन से पहले ही मेरा ख्याल है अगर कोई इसके ऊपर अगर डेवलपमेंट हो जाती है तो कोई बैद नहीं है कि इंशाल्लाह दोबारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाए। मगर पिछली गलतियों से, पिछली कोताहियों से अगर आपने सबक ना सीखा तो आज जो पार्टी जिस सतह पे आके खड़ी हो गई 9 मई के बाद, अगर आपने वही रविश दोबारा आगे भी इख्तियार की तो ये जो आज नज़र आ रहे हैं चंद लोग, या मैं आपके सामने बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो शायद ये भी आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि लोगों की उम्मीद अब अगर ख़त्म हो गई, उम्मीद तो खान साहब से है ना। अगर आज अगर पार्टी को इस सतह पे ला के जो लोगों ने रखा है, खान साहब को ये सारे चेहरे जो है आज अपने सामने रखने चाहिए, पहचानने चाहिए। काफ़ी चेहरे तो आ गए जिनका उन्होंने खुद कहा कि पार्टी में उनकी जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जी यहाँ पर ये हुआ, इमरान खान को उठा के उन्होंने अंदर किया तो उन्होंने दूसरे दिन जाके पार्टी चेंज कर ली। तो अब खान साहब को उनमें और सच्चे और नज़रियाती वर्करों के अंदर जो है वो फ़र्क करके नज़रियाती लोगों को मौका देना चाहिए। ये वो नज़रियाती लोग हों जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे और इंशाल्लाह मौका मिला तो ये पिछला जो गुजरा है अदवार या ये जो 9 मई के जो मामला हैं इंशाल्लाह इसको भरपूर तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। इट्स सेल्फ में अपनी बात जो है वो आपने खुद ही मेरा इंट्रो में अभी कहा, तो मैं आपको बताऊँ कि देखें मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं रहा। 2020 से मैंने धरना दिया आपके सामने, तो मैं उस ओहदे का क्या करूँ जिसमें मैं अपने लोगों, ओहदा था आपके पास कोई ना, तो पीटीआई के कोई एमपी एमएलए आपके साथ थे, लेकिन फिर भी आप नारे लगा रहे थे। नारे भी लगा रहे थे असलम भाई, अपने लोगों के लिए काम भी किया है। ब्लड बैंक की इतनी बड़ी सर्विस हमने, आप खुद इसको विटनेस कर चुके हैं। राशन का हमने अपने कारकुनों तक राशन पहुंचाया जो बेचारे इस काबिल नहीं थे, जिनका महीना गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, तो किया हमने। बात यही है कि मैं अगर अपने इन कामों की वजह से अगर ऊपर आ जाता ना, तो उन लोगों का क्या होता है जो कुछ नहीं कर रहे थे और वो ऊपर ऊपर नज़र आ रहे थे। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था और आज भी अपनी जगह खड़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। यूसुफ भाई, मेरा सवाल फिर वहीं आता घूम फिर के, सारे लोग पीटीआई को अलविदा कह चुके हैं, उन्होंने अपनी मरातें लीं, अपनी एमपी एमएलए की अय्याशियाँ करी, गाड़ियों पे ग्रीन नंबर झंडा लगा कर घूमे, सिक्योरिटी साथ साथ चली, आप वहीं अपने एक ही उस पर चलते रहे, अपने घर में अपने बच्चों के साथ, कुछ नहीं था आपके पास, लेकिन आज भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि सब लोग छोड़ के चले गए, यार मैं क्यों खान साहब के पीछे चलूं? तो आप भी साइड हो जाएं, कोई ऐसी पार्टी पकड़े जहां कोई आपको सीट मिले, आप भी अय्याशी करें। क्या आपको नहीं अच्छा लगता है? सबसे पहले तो ये बात जो आपने डर वाली कही, तो डर तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सिवा किसी से डर खौफ नहीं है मेरा। और हम पहले दिन से जब आए थे, हम पूरा साल यहाँ प्रेस क्लब के बाहर जो दिन रात बैठे रहे आपके सामने की बात है, उन दिनों में कराची के हालात भी ख़राब थे, मगर हम तो यहाँ दिन रात बैठे रहे। काफ़ी थ्रेड्स भी आई, काफ़ी हमले भी हुए, हमारे कैंप को भी उजाड़ा गया, काफ़ी बार अपनी पार्टी के लोगों ने आके इसको तोड़ फोड़ भी की, हम पे मुझ पे भी काफ़ी अटैम्प्ट हुए।
डर की बात देखें, 9 मई की वजह से अगर मैं डर के पीछे हट जाऊं तो इसका मतलब मैं 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व था। मैं तो था ही नहीं ना इन्वॉल्व। हमने तो उल्टा अपने जो हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे थे या हमारी टीम के अंदर जितने लोग हैं, गुस्सा उनको भी था। हमने तो उनको रोका है। हमने उनको बाकायदा इस चीज़ के हवाले से कि भाई आपने ये जो इस वक्त कॉल आई है ना, ये कॉल है एहतजाज की, आप एहतजाज करो। खान साहब को अरेस्ट किया है ना, उसके हवाले से आप एहतजाज करो। कहीं पर भी बैठ के आप धरना दो, कहीं पर बैठ के आप नारेबाजी करो, कहीं पर भी बैठ के आप थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोक के और लोगों को एहतजाज रिकॉर्ड कराओ, साफियों तक बात पहुंचाओ, मीडिया तक बात पहुंचाओ। ये तो एक एहतजाज का तरीका है, ये कोई भी कर सकता है और ये हर शहरी का जो है वो आईनी हक है। मगर एहतजाज को जो दूसरा रंग दिया गया ना, देखें वो जो दूसरा रंग था वो तो मुल्क दुश्मनी थी। फौज के हक में भी एक रैली निकाली थी रीजन प्लाजा होटल। बिल्कुल ये इत्तेफाक है कि 9 मई जिस दिन था असलम भाई, उससे 2 दिन पहले 7 मई को हमने फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली थी, जिसको आपने कवर किया था। रीजेंट प्लाजा से हम यहाँ तक आए थे, गवर्नर हाउस तक। कहने का मकसद ये है कि देखें हम तो अपनी फ़ौज के साथ पहले भी थे, आज भी खड़े हुए हैं। बीच में जो डिफरेंसेस पैदा किए गए जिन लोगों की तरफ से, जिनका आप कह रहे हैं कि जी MNA और MPA को एंजॉय किया, दूसरे ओहदों को, ये वही तो लोग थे ना जिन्होंने यहाँ ला के आज खान को पहुँचा दिया कि अब खान जो है वो इस वक्त अडियाला में बैठे हैं और वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ एक इंटरव्यू की बुनियाद पे या एक स्टेटमेंट की बुनियाद पे कि जी हमने उनका साथ छोड़ दिया। तो असल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उनकी औकात ही इतनी थी, वो इतनी ही हैसियत के मालिक थे। वो चाहे कोई भी नाम हो, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी हैसियत हो या जितना भी वो पैसे वाला या कारोबारी हो, मगर उसकी हैसियत या उसका मकसद एक ही था, ऑब्जेक्टिव उसका वो जो पहले दिन से लेके आया था वो ये था कि जिस दिन खान साहब आ जाए अपनी हुकूमत लेके और उनकी हुकूमत बन जाए, और उनको पता था कि एक नामवर आदमी है, एक मनपसंद शख्सियत है लोगों की, खुसूसी तौर पर नौजवानों की। इन्होंने उसको कैश किया और कैश करने के बाद क्या किया, वो जो हुकूमत थी उसका उन्होंने, शायद खान साहब ने जो है वो अपने लिए कभी इतना ना सोचा हो जो उन्होंने किया। मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है शायद खान साहब तक पहुंचती भी नहीं थी और नीचे से ये लोग कर जाते थे। इस भाई आखिरी सवाल हमारा, क्या तहरीक इंसाफ में जो लोग थे कराची से, अगर वो दोबारा शामिल होते हैं तो क्या आप उनके साथ दोबारा काम करेंगे या आप अपनी टीम बनाकर लाएंगे, क्या करेंगे? असलम भाई, मैं जो कराची से जो लोग थे उनका तो मेरे से ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का हक़ रखते हैं हमारे कारकुन ही बेस्ट उनके लिए जो भी रेजोल्यूशन होगा या जो वो सलूशन उनके लिए देंगे। मगर उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को छोड़ा जिन हालात के अंदर, तो उनकी वापसी बनती नहीं है। अगर वो वापसी आ भी गए और आज अगर मिसाल के तौर पर हम पार्टी को जो है वो ले चला रहे हैं अपने लोगों के साथ बैठ के, तो अगर कल को हम पे आके वो अगर नाफिज कर दिए गए या बिठा दिए गए तो अगेन हम अपने एहतजाज वही उसी तरह एहतजाज करेंगे जैसे हमने पहले किया था। क्योंकि वो तो अब आजमाए हुए लोग हैं ना, आजमाया किन को नहीं किया, हमें नहीं आजमाया गया ना। तो हमें एक बार आजमाए, अगर हम उनके जैसे निकले या उनसे बदतर निकले तो हमें हटा दें। अगर वो बदतर साबित हो चुके हैं तो फिर उनको दोबारा ला के सरों पर बिठाना और फिर एक उस मौके का इंतज़ार करना कि ये किस वक्त दोबारा छोड़ के चले जाए, तो मेरा ख्याल ये तो एक बेवकूफ़ी होगी। हमें किसी भी किस्म का रिस्क जो है वो पाकिस्तान, देखें ना, हम अपने मुल्क के लिए कोई रिस्क ले सकते हैं, हम अपना कोई सिस्टम जो है या अपनी कोई भाग दौड़ जो है वो बराबर में हिंदुस्तान को या इस तरफ अफ़गानिस्तान के तो हवाले नहीं कर सकते। तो अब जब हमें पता चल गया कि जिस तरह वो हमारे दुश्मन है आपस में, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी पता चल गया ना कि हमारे आस्तीन के सांप कौन थे और दुश्मन कौन थे। तो दोबारा उनको ला के चांस देना तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। और जो अगर ये करेगा तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुल्क दुश्मनी करेगा, वो मुल्क दुश्मनी भी वो पाकिस्तान से करेगा। आपको एक मैं आखिरी सवाल आप कहें तो मैं एक आपको वो कोड भी याद दे दूँ जो हमने धरने के ऊपर एक बात की थी। मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में रिपीट करता था कि मेरी समझ के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर अच्छी क़यादत नहीं लाई गई तो वो अच्छी क़यादत ना लाने का नुकसान सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, वो पाकिस्तान को भी होगा। और वो साबित हुआ इस तरह साबित हुआ कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अच्छी क़यादत ला के बिठाई होती तो 2018 की हुकूमत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 15-20 साल तक कोई नहीं हटा सकता था अगर क़यादत अच्छी होती। क़यादत नहीं लाई गई, उससे क्या हुआ, आपकी PTI फेल हुई। उस क़यादत, नाइल क़यादत की वजह से, इनकॉम्पिटेबल क़यादत की वजह से आपने पाकिस्तान के सिस्टम को फेल किया। आज उसका सारा खुमियाजा खान साहब भुगत रहे हैं और वो अपने एन्जॉयमेंट पर लगे हुए सारा। जी नाज़रीन, ये थे यूसुफ दालिया साहब और जिनकी पूरी दास्तां आपने सुनी। आज भी तहरीक इंसाफ के लिए ये जीने मरने के लिए तैयार हैं और कहते हैं हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिंध के अंदर मफाद पर टोला बिठाया गया, किसी को गवर्नर बनाया गया, किसी को सदर पाकिस्तान बनाया गया,
किसी को पोर्ट के मिनिस्टर बनाया गया, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बंदर बांट हुई। लेकिन ऐसे मुखलिस लोग कराची प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल और धरने पे बैठे रहे, वो भी रिकॉर्ड किया, पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड था इनका 371 दिन का, जो मैंने अभी इंट्रो में कहा था, वही मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन खान साहब को भी चाहिए कि मुखलिस लोगों को पहचाने, ना कि उन लोगों के जो सामने बैठकर लोलो पोछो करते हैं। हमारी जुबान में कहते हैं कि लोलो पोछो करना, लेकिन खरा आदमी होगा हमेशा खरी बात करेगा, सच्चा इंसान सच बात करेगा। वो वक्ती तौर पे बुरी तो लगेगी, लेकिन खान साहब इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हुआ। लेकिन यूसुफ दालिया ने आज भी तुम्हारा दामन पकड़ा हुआ। इनका कहना है कि आज भी हम आपके साथ हैं, अगर मुखलिस लोग लाते हैं तो मैं आज भी पाकिस्तान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे यूसुफ दालिया साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। आगे फैसला करना आपका काम है, आवाम का काम है, खान साहब का काम है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।